राइट, गुड आफ्टरनून है जी। एंड आज थोड़ा आवाज़ रहेगा, थोड़ा ये ढॉ 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 ढॉ, बाहर मशीन चल रहा है बहुत बड़ा। बट हम ट्राई करेंगे कि मेरा जितना अच्छा आवाज़ हो उतना आपको मिले। आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज़? चलो अच्छा है। ओके, रिजॉल्विंग पावर का आइडिया लेने से पहले लास्ट टाइम का डिफ्रैक्शन का एक बार आइडिया ले लेते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा था सिंगल स्लिट के जरिए, एंड स्लिट के अलग अलग पार्ट्स की वेव्स कभी कभी कंस्ट्रक्टिव में मिल रही थी, बीच में कंस्ट्रक्टिव में मिल रही थी, आगे थोड़ा P1 पे लिया तो डिस्ट्रक्टिव हो रही थी, डार्क पैटर्न मिल रहा था। उसके ऊपर हमने देखा तो 3 पार्ट किए थे, तो उसमें से 2 पार्ट एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, एंड द ब्राइट पैटर्न वाज ओनली ड्यू टू 1/3 ऑफ द वेव फ्रंट। सो दिस वाज द पैटर्न दैट वी सॉ in diffraction. One of the most beautiful patterns. This was the central maximum, the highest intensity pattern, maximum intensity इसकी है। फिर ये आता है डार्क पैटर्न विच इज योर फर्स्ट मिनिमम, फिर ये ब्राइट पैटर्न विच इज द फर्स्ट मैक्सिमम, फिर ये आपका सेकंड मिनिमम। मैं ये साइड आ जाता हूं, ये आपका फिर से सेकंड मैक्सिमम, ये इधर भी सेकंड मैक्सिमम है, टेंशन मत लेना, और ये थर्ड मिनिमम। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज हाईएस्ट फॉलोड बाय डिक्रीजिंग विड्थ ऑफ द कंसेक्यूटिव मैक्सिमा। ये देखा था हमने। आज का टॉपिक रिजॉल्विंग पावर इसी पे बेस्ड है। टेल मी वेरी फ्रैंकली, आपने आई एम श्योर बहुत बार कैमरा ऑपरेट किया होगा, DSLR ऑपरेट किया होगा, जिससे हम फोटोज लेते हैं। टेल मी, हैव यू एवर सीन सच अ सिंबल एनीवेयर? टेल मी, ऐसा सिंबल कभी देखा? कहां देखा? कहां देखा ऐसा सिंबल? कहां देखते हो? अच्छा, कैमरा की स्क्रीन पे। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? क्या क्या इंडिकेट करता है ये सिंबल? अर्थात वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताओ, जो आइटम का मतलब जो चीज का फोटोग्राफ आप लेना चाह रहे हैं उसको कहां रखना चाहिए? बीच में। दिस टेल्स यू द फोकस। एंड एक्चुअली अगर जिस भी चीज का आप फोटो लेना चाह रहे हो, अगर आपने उसको इस फ्रेम में रखा तो उससे आपको क्या हासिल होगा? आनंद। आनंद हासिल होगा ना। क्यों? क्योंकि फोटो अच्छी आएगी उसकी, जिसकी भी ले रहे हो। कभी सोचा ऐसा क्यों? कभी सोचा नहीं? मैं बताता हूं, ये सीक्रेट नहीं है, ये सादी बात है। अब आपको डिफ्रैक्शन पता है, इसलिए मैं दिखाता हूं। कोई भी लेंस है, कोई भी लेंस, उसका ये जो पार्ट है ना, वो उसका सेंट्रल मैक्सिमम में पड़ता है। इस जगह पे लेंस का सेंट्रल मैक्सिमम होता है, एंड सेंट्रल मैक्सिमम में, डू यू अग्री, हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है। तो जिस चीज का भी आप फोटो लेना चाह रहे हैं, यू शुड कीप दैट थिंग विद इन दीज 4 एरोस और इन द स्क्वायर, सो दैट दिस फोटोग्राफ विल बी ऑफ द बेस्ट इंटेंसिटी। बाकी की जो चीजें होंगी फोटोग्राफ में, आपने नोटिस किया, इतनी क्लियर नहीं होंगी। जितनी ये क्लियर है उतनी ये वाली चीजें फोटोग्राफ में और भी चीजें होंगी, वो इतनी क्लियर नहीं होंगी, बिकॉज आपने जो सोच के फोटोग्राफ लिया है, लेंस का इस रीजन में सेंट्रल मैक्सिमम पड़ता है, तो उस चीज में मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको वो चीज की मिलेगी। और हर चीज देखने वाली लेंस होती है। आई एम श्योर यू आर लुकिंग एट दिस राइट नाउ। मैं दिखाई दे रहा हूं? मैं दिखाई दे रहा हूं? एकदम क्लियर दिखाई दे रहा हूं?
वेरी गुड, क्योंकि आपकी आंखों के सेंट्रल मैक्सिमम में मैं हूं। आपकी आंख भी तो एक लेंस ही है, सो उसके सेंट्रल मैक्सिमम में आपने मुझे बसाया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं उसमें हूं तो मैं एकदम क्लियर नजर आ रहा हूं। पर अगर आप सिर्फ मेरे पे फोकस करते रहो, मेरे पे फोकस करो, आप देखोगे कि जैसे जैसे मेरे से नजर थोड़ी यौं जाए आपकी, मतलब नजर मेरे पे ही हो पर यहां की जो चीजें हैं, आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है, पर क्या इतना क्लियर नजर आ रहा है? आपको पता चल रहा है कितनी उंगलियां दिखा रहा हूं मैं? मे बी जस्ट अंदाजा आ रहा है? अब आ रहा है? सो इट्स लाइक दैट। सपोज यू आर लुकिंग एट समवन, आपको अंदाज, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मेरे पीछे जो रूम का व्यू है ना, मेरे को अंदाजा आ रहा है कि वो कुछ है, पर आई एम नॉट सीइंग दैट वेरी क्लियरली, क्योंकि मेरे सेंट्रल मैक्सिमम में तुम आ रहे हो, तुम, बाकी सब चीजें जो है वो मेरे फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा में आ रही है। मुझे दिखाई तो दे रहा है पर इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ये मेरा फील्ड ऑफ विजन परफेक्ट है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, चीजों की क्लैरिटी कम होती जाती है। क्या आप नोटिस कर रहे हैं इस चीज को? आप मुझे देखो एंड साइमल्टेनियसली पीछे वाला जो आपका है उस पर फोकस करने की कोशिश करो, आपको इतना क्लियर नजर नहीं आएगा, क्योंकि तुम आंखों की सेंट्रल मैक्सिमम में जिसको रख रहे हो सबसे क्लियर होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसकी क्लैरिटी कमजोर होती जाएगी। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ डिफ्रैक्शन। सेम हियर, रिजॉल्विंग पावर। हमने रिजॉल्विंग पावर का नाम सुना था चैप्टर 9 में जब हम टेलीस्कोप कर रहे थे। यू रिमेंबर, टेलीस्कोप में हमने ये देखा था कि रिजॉल्विंग पावर बड़ा अच्छा तभी होगा जब डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा। सेम आइडिया हियर। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? You know, the ability of an optical instrument to view two nearby things as different. अगर तुमको ये दोनों चीजें एकदम मिली हुई नजर आए, भले नजदीक नजदीक है, इसका मतलब तुम्हारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं है। अगर तुमको ये दो अलग दिखाई दे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छी है। सो द एबिलिटी, लेट मी डिफाइन इट, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to distinguish between two nearby things is called resolving power. So दो नजदीक नजदीक चीजों को अच्छी तरह अलग अलग दिखा पाने को कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। सबसे पहले हम रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का देखते हैं। टेलीस्कोप का लेंस है ये, यू कैन कॉल इट द ऑब्जेक्टिव। उन्होंने टेक्स्ट बुक में इसका डायमीटर 2a लिखा है, आप डी भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग इश्यू। एंड बड़ी दूर से जब वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, वेव फ्रंट्स आएंगे दूर से, तो डू यू एग्री, यहां पे स्क्रीन पे आपको इस तरह का सेंट्रल मैक्सिमम पड़ेगा, ये फर्स्ट मैक्सिमा एंड कंसेक्यूटिव। ओके, तुमको इंटरेस्ट इसी में है। सो जब तुम देखोगे इसको तो दिस विल अपीयर लाइक गोल। ये गोल सर्कल में तुमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। फिर एक डार्क पैटर्न आएगा आपका फर्स्ट मिनिमम का, फिर वापस एक ब्राइट पैटर्न आएगा। ये डार्क पैटर्न को मैं ऐसे शेडिंग कर रहा हूं, ये फर्स्ट मिनिमम का डार्क पैटर्न है। ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमम है, ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमम है एज व्यूड बाय द लेंस। ऑलराइट, ये रीजन में आपका सेंट्रल मैक्सिमम पड़ता है, ये फर्स्ट मिनिमम है और ये आपका फर्स्ट मैक्सिमम। बट तुमको इंटरेस्ट इस सेंट्रल मैक्सिमम के रीजन में ही है। अच्छा, द डिस्टेंस, अच्छा अगर इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां पड़ता है यूजुअली ड्यू टू अ लेंस? फोकस। सो यहां से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है फोकस, एंड ये जो रेडियस है, सेंट्रल मैक्सिमम का जो रेडियस है, मैं इसको नाम देता हूं आरओ।
सिर्फ एक इक्वेशन है और कुछ नहीं है, और कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. द रेडियस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, आरओ कहते हैं उसको, इस करीबन करीबन यू नो वेरी मच सिमिलर टू द विड्थ ऑफ द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम. याद है एनीबॉडी लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम? 2 लैम्बडा डी बाई ए. याद आता? बस इसमें थोड़ा सा यू नो डिटेल्ड एनालिसिस की वजह से एक नया इक्वेशन आया विच इज 1.22 लैम्बडा इंटू एफ, जो डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन है, ओवर this is 2a, the diameter of the objective. So here 2a is the diameter of the objective. Now using the idea of length of arc is r theta, we know RO is equal to f into delta theta. Delta theta is the width of the central maximum, the angular width actually. RO की वैल्यू क्या है? 1.22 lambda f by 2a is f delta theta. तो ये f का कट जाना है और तुमको फाइनल इक्वेशन मिला डेल्टा थीटा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. डेल्टा थीटा is 1.22 lambda by 2a. Sometimes people divide 1.22 and 2, but मुझे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो करके मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है. Delta theta is called angular resolution. So delta theta is called angular. इतना देख पा रहे हैं नीचे आप? Yes, sir. Angular resolution. And I'm taking the definition of now. And 1 by delta theta, the reciprocal of angular resolution, it's also called limit of resolution. The reciprocal of angular resolution is called resolving power. So resolving power को मैं RP का नाम देता हूं, resolving power. So resolving power is 1 by delta theta, and 1 by delta theta is what? 2a by 1.22 lambda. So ये इक्वेशन से काफी हद तक सिद्ध हो गया कि जितना बड़ा डायामीटर ऑफ द लेंस होगा उतना अच्छा रिजॉल्विंग पावर होगा. So more is the diameter of the lens, larger is the resolving power. Anybody can tell me the relation of resolving power with wavelength? So more is the diameter of objective lens, higher is resolving power. And resolving power अगर बड़ा चाहिए, do you agree लैम्बडा कम रखना चाहिए? So shorter wavelength, अगर तुमको MCQ में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी wavelength का resolving power ज्यादा अच्छा होता है, बड़ी wavelength का या छोटी wavelength का? Short wavelength will give you a higher value of resolving power. Do not forget that. Okay, so this was resolving power for a telescope. अच्छा, लगे हाथों illustration number 10.6 आपकी राह देख रहा है. सिर्फ एक इक्वेशन के जरिए हम 10.6 को सॉल्व कर देंगे. So let us see 10.6. What does it state? Assume the light of wavelength something something. Illustration 10.6. कितना है लाइट का wavelength? 6000 angstrom, that is 6 into 10 raised to minus 7 angstrom, meter. Coming from a star, what is the limit of resolution? By limit of resolution, delta theta मांगा है. From a telescope whose objective has a diameter of 100 inch. I'm sure you know 1 inch is 2.54 centimeter. Okay, 1 inch is 2.54 centimeter. So 100 inch मतलब कितना सेंटीमीटर होगा? 254 centimeter. Let's go now. So angular resolution, delta theta
is 1.22 lambda by 2a. I am ready. I want you to be ready. Lambda 6 into 10 raised to minus 7 upon 2a. 2a is 254 centimeter. So 254 into 10 raised to minus 2. Anybody can give me an answer? If you want to write, you can also write 2.54 meter if it is not too much of a problem. So 1.22 into 6 divided by 2.54. How much does it come out to be? 2.88. Yes. Check the answer, please. Is it 2.88? Yeah, 2.9. Yeah. So यहीं पे आंसर लिख देते हैं 2.88 into 10 raised to minus 7. भाई ये तो एंगल है, तो एंगल किस में होता है? रेडियन. सो डेल्टा थीटा करीबन 2.9 into 10 raised to minus 7 रेडियन. ब्लू कलर का लाइसेंस खत्म हो चुका है. ओके, दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप. द सेकेंड आइडिया is the resolving power of a microscope. Resolving power of a microscope more important from the point of view of theory. तो थियरी के हिसाब से ज्यादातर पूछे जाने वाली चीजों में रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप पूछते हैं, उसकी थियरी पूछते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर तो है नहीं. माइक्रोस्कोप का भी कोई न्यूमेरिकल है नहीं, बट जेई नीट में काम आता है. सो लेट्स चेक इट आउट. So resolving power of a microscope. अक्सर लाइव लेक्चर्स में हम इसको लिखते हैं, फिर मैं 5 मिनट देता हूं और फिर हम उसको वापस याद करते हैं. And in doing that, we commit it to long-term memory. But the most important thing is the diagram, people. This is the lens, principal axis. यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, बस फोकल लेंथ से थोड़ा सा आगे है. ओके, और यहां से ये ऑब्जेक्ट और यहां से योर रिफ्रैक्शन होने वाला है, ब्ला ब्ला ब्ला. लेट अस कॉल दिस एंगल एज बीटा. ये पूरा डायामीटर जो है ना वो डी है. वेल, टिपिकल ऑफ दीज गाइस, उन्होंने टेलीस्कोप के डायामीटर को 2a लिया था, इसके डायमीटर को डी ले रहे. सो गॉड ब्लेस देम ऑल. एंड फिर यहां से पैटर्न बनेगा स्क्रीन पे, एंड उस पैटर्न का ये होगा सेंट्रल मैक्सिमम. रिमेंबर, इट्स द सेंट्रल मैक्सिमम दैट वी आर इंटरेस्टेड इन. एंड कितने डिस्टेंस पे ये तुम्हारा पैटर्न पड़ रहा है? एट अ डिस्टेंस v. दिस इज इमेज डिस्टेंस, और ये एंगल है, वील कॉल इट थीटा. ओके, सो ये है आपका, मैं लिख देता हूं, सेंट्रल maximum. Okay, this is what we are interested in. This is what we can see. Okay, now first things first, we start from the same idea. अभी लास्ट टॉपिक में हमने डेल्टा थीटा किया था, याद है? क्या था इक्वेशन डेल्टा थीटा का? सेम इक्वेशन यहां पे शुरू करूंगा. द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, मैं अपना थियरी शुरू कर रहा हूं. द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, everybody knows, I think everybody knows, theta is 1.22 lambda by. अब यहां पे 2a नहीं है, यहां पे d है. मैंने आपसे कहा था ना, मैं 1.22 और 2 डिवाइड नहीं करता, प्रिसाइजली इसी की वजह से. ये फॉर्मूला अच्छा रहता है, याद रहता है. सो दिस इज द एंगुलर विड्थ एक्चुअली. व्हाट विल बी द लीनियर विड्थ? वोंट इट बी थीटा इंटू r, मतलब v. सो लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, याद रखें ये एंगुलर विड्थ है, इज v थीटा. एंड थीटा कहां गया? ये रहा. सो 1.22 लैम्बडा बाई डी द होल इनटू v. ओके, और सिट, दैट्स सो बैड, वी हेट कटिंग. वैसे मेरे को दिख रहा है उसमें कट तो नहीं हो रहा है. हाँ, अकॉर्डिंग टू मी कट नहीं हो रहा है, ठीक ही आ रहा है. हो गया ठीक? हाँ, ओके, तो वी आर गुड. सो लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज v थीटा 1.22 लैम्बडा बाई डी इनटू v. नाउ एक बात याद रखें, तुम्हारा अगर
सेंट्रल मैक्सिमम छोटा होगा तो तुमको चीज अच्छी दिखाई नहीं देगी. सो द मिनिमम सेपरेशन between the two things, so you can see them as separate between the two things, is d minimum कहते हैं इसको. d minimum is this whole thing upon magnifying power m. So 1.22 lambda by d into v by m. Now don't ask me ये कहां से आया, but this is the main idea कि the magnifying power would be actually this v theta, width of the central maximum, divided by d min, minimum separation. वहां से d min का इक्वेशन उठाया. Now we know, अच्छा, this is an important equation. We know, hey, do you know the equation for magnification of a lens? Isn't it v by u? है ना? Magnification is v by u. How much is the object distance? Isn't it f? So this is v by f. तो ladies and gentlemen, let me ask you, ये m को नीचे ले लूं और f को ऊपर. So how much is v by m? Isn't it f? And I'm going to put 4 in 3. Put 4 in 3. तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बन गया? d min is 1.22 lambda by d, the whole into f. Precisely very much the same equation जो हमने लास्ट टाइम देखा था. याद है? आरो 1.22 लैम्बडा इंटू एफ बाई 2a. सेम शिट, कोई फर्क नहीं, बस ये अब माइक्रोस्कोप के उसमें है, कोई फर्क नहीं दूसरा. अच्छा, अब एक और डायग्राम देखें. लुक एट tan बीटा. इन दिस डायग्राम tan बीटा इज दिस मच इज d by 2, आधा d by 2 by f. So from the figure, मैं शायद अब नीचे चला जाऊंगा तो मैं ऊपर उठा लेता हूं इसको. आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? नो प्रॉब्लेमो. सो ये तो डीएनए में है, लीनियर विड्थ दमा दमी. सो फ्रॉम द फिगर मैं tan बीटा को यहां प्रस्थापित कर रहा हूं. आई होप दिस इज सीन. इज दिस सीन? tan बीटा is d by 2. Yes sir. Is this a yes sir? Tan beta is d by 2 by f. So how much is d by f? Isn't it 2 tan beta? तो d by f को 2 tan beta लगाएंगे. So equation 5 becomes, सर क्या बन जाएगा इक्वेशन? भाई d min is 1.22 lambda by 2 tan beta, and as such, as beta is small, हम क्या कहते हैं? let tan beta nearly equal to sin beta. अब ये जाने वाला है. ओके, मजबूरी है, क्या करें, बड़ी थियरी को फिट करना है तो जूने को उड़ाना पड़ता है. सो इसको भी जाने का है. So d min is 1.22 lambda. अच्छा, क्यों मैं, अच्छा ये पीछे मेट्रो का काम चल रहा है. सो d min 1.22 lambda by 2 sin beta, मेरा फाइनल इक्वेशन. बट है सेमीफाइनल. क्यों? इफ मैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो, इफ वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n between the object and the objective, then d min क्या बन जाएगा लास्ट में? d min is 1.22 lambda by 2n sin beta. Okay, so d min
is 1.22 lambda by 2n sin beta my final equation. Here n sin beta is called numerical aperture. D min is minimum separation या limit of resolution, and 1 by D min is called resolving power. 1 by D min is the resolving power. Okay? अच्छा, हम क्या करते हैं सर, ये n क्यों इंट्रोड्यूस किया? भाई आपको पता है साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो मुझे डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए. तो डिनोमिनेटर अगर मुझे बड़ा चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करता हूं. यूजुअली मैं ऑयल इंट्रोड्यूस करता हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में ऑयल इंट्रोड्यूस करता हूं. ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, अच्छा होता है, तो मैं यहां पे लगा देता हूं, जिससे डी मिन घट जाता है एंड 1 बाई डी मिन रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है. इसको कहते हैं ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव. सो अगर तुमसे पूछे कि हम माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में ऑयल क्यों डालते हैं, तो टू हैव हायर रिजॉल्विंग पावर, because oil has a high value of refractive index, so to have a higher resolving power we introduce oil between the object and the objective lens. All right, this is what is the resolving power of microscope. So in order to learn it you will have to first learn the diagram, and diagram से ही आपको शुरुआत मिलेगी. सबसे पहला let me recount the various points. सबसे पहला थीटा is 1.22 lambda by d. उसके बाद width of the central maximum v theta 1.22 lambda by d into v. उसके बाद minimum separation d min is 1.22 lambda by d into v by m, and फिर हमने देखा magnification m is v by f, तो v by m is equal to f, तो d min is 1.22 lambda by d into f, and finally tan beta is d by 2 by f, so d by f is 2 tan beta, which makes d min is 1.22 lambda by 2 tan beta, and because beta is small हम 2 tan beta की जगह sin beta लगा देते हैं, so d min is 1.22 lambda by 2 sin beta. एंड अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में कोई मटेरियल लगा दिया, मीडियम लगा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो d min is 1.22 lambda by 2 n sin beta. Here n sin beta is called numerical aperture and 1 by dm is called resolving power. Fair enough. And हम usually oil डालते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव. कोई सवाल, कोई डाउट, एनीथिंग? We are good. Okay, let's move on. Now we are moving towards the last topic of this chapter. और ये मेट्रो का आवाज चलता रहेगा, हम भी चलते रहेंगे. एकदम लॉजिकल आइडिया है ये. दिस आइडिया इज कॉल्ड पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में हो सकता है, एंड दिस प्रूव्स दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. ये प्रोसेस करने से पता चला लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, बिकॉज दिस फिनोमिनन इज नॉट पॉसिबल फॉर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव्स. सो what is polarization? Let me explain. I would have loved to explain it in a live class. Suppose मैंने आपके सामने यहां पे एक डोरी बांधी है और मैं यहां पकड़ के बैठा हूं. अगर मैं यहां खींचता हूं, यहां झटके मारता हूं, do you agree the string will move up and down? I'm giving a disturbance. So if I give a disturbance, the string will move up and down and the disturbance will move towards you. But अगर मैं यूं करता हूं, do you agree the string will vibrate in every possible direction? Disturbance will move towards you, no doubt. But do you agree string ऐसे भी vibrate कर रही है, ऐसे भी कर रही है, ऐसे भी कर रही है, ऐसे भी कर रही है, हर possible direction में कर रही है, perpendicular to the direction of propagation. Such type of wave is called an unpolarized wave. Do you agree? It is called unpolarized because it is moving in every possible direction.
perpendicular to the direction of propagation. So if a wave vibrates in every possible direction, perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation, it is called an unpolarized wave. जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, इट इज एन अनपोलराइज्ड वेव. बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, मैं स्ट्रिंग पकड़ूं और सिर्फ इसी तरफ से झटका मारूं तो ये स्ट्रिंग किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी? डू यू अग्री द स्ट्रिंग विल ओनली वाइब्रेट इन दिस डायरेक्शन, अप एंड डाउन? मैं अगर जो झटका मार रहा हूं तो स्ट्रिंग विल वाइब्रेट ओनली अप एंड डाउन. इज इट वाइब्रेटिंग इन एनी अदर डायरेक्शन? नो. So then such a wave which is capable of vibrating only in one particular direction, perpendicular to the direction of propagation, is called, so इस plane में ही उसका vibration सीमित हो गया, so it is called a plane polarized wave. So when a wave, on the other hand, if a wave vibrates only in a certain plane, say up and down, perpendicular to the plane of polarization, perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of propagation, it is called a linearly polarized wave, linearly polarized wave, or in other words it is called a plane polarized wave. So this is the word. If it's vibrating in every direction perpendicular to the direction of propagation, it is unpolarized. But if it is vibrating only in up and down direction, then it is called plane polarized wave. For example, suppose कोई बल्ब है या कुछ है, उसमें से लाइट वेव्स निकल रही हैं. आई एम श्योर लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आई एम कंसिडरिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट हो सकता है, ऐसे किसी और बीम का ऐसे ऐसे होगा, किसी और बीम का ऐसे ऐसे होगा, किसी और बीम का ऐसे ऐसे होगा. इन शॉर्ट, if I want to show the beam, then there are different elements which are emitting light while vibrating in such अजीबो-गरीब directions. Can you see this? एकदम अजीबो-गरीब डायरेक्शंस में, सारे के सारे आपकी तरफ ही आ रहे हैं, ये बल्ब आपकी तरफ ही लाइट दे रहा है, बट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं. दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, unpolarized light, and I am not going to represent unpolarized light like this. I will give it a good representation. So the best representation I have is this. Wow, this ये अशोक चक्र जैसा दिखता है कि नहीं? This is the symbol of unpolarized light. Electric field vectors in the light wave vibrating in every possible direction perpendicular to the direction of propagation. This is called unpolarized light. Alright? कोई भी source of light में से हर डायरेक्शन में वाइब्रेट होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है. इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं. ये अलग अलग दिशा में वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. लाइट आपकी तरफ ही आ रही है बाहर. सो दिस इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट. कोई शक अनपोलराइज्ड लाइट में? एनी शक्स? नो शक्स. ओके, तो लेट अस मूव ऑन. हमको क्या कर रहे हैं सर अनपोलराइज्ड लाइट का?
भाई दुनिया में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज रखते हैं, उसमें से एक मटेरियल है टोरमलीन क्रिस्टल। हैव यू हर्ड ऑफ टोरमलीन क्रिस्टल? शायद केमिस्ट्री में सुना होगा, सुना है कभी? नहीं? अरे हाँ या ना तो बोल देते यार। नो सर। नो इल है। ऐसा टाइप का ये टोरमलीन क्रिस्टल इज वन ऑफ द थिंग्स ऑफ नेचर, जिसको नेचर ने एक अलग ही टाइप की प्रॉपर्टी दी है। एंड उसकी प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको समझाता हूं, डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, हाथ में टोरमलीन क्रिस्टल लेके समझाऊंगा, नॉट एक्चुअली टोरमलीन क्रिस्टल बट एक छोटा सा आइडिया लेके, प्रॉप लेके समझाऊंगा मैं। सो टोरमलीन क्रिस्टल में से एक प्लेट काटी मैंने, क्रिस्टल में से एक प्लेट काटी, जैसे एक स्लाइस काटते हो ना वैसे, ये है वो टोरमलीन प्लेट। सर ऐसी दिखती है क्या? पता नहीं, ऐसी दिखती होगी, मैंने तो नहीं देखी यार आज तक। एंड उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दिस लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस और यू कैन ऑल्सो कॉल इट पास एक्सिस। सो ये करता क्या है? ये आइटम, ये जो टोरमलीन प्लेट है वो करती क्या है? इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्लेट है, माइंड वेल। एंड इसका आइडिया ये है कि, ध्यान से देखिए, डायग्राम सब कुछ समझा देगा। दिस इज माई सिंबल फॉर अनपोलराइज लाइट। लोग इतना बड़ा सिंबल नहीं डालते अनपोलराइज लाइट के लिए, मैं डाल देता हूं। दिस इज लाइट जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हर दिशा में है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एंड व्हेन दिस लाइट कम्स एंड पासिस थ्रू दिस प्लेट, ध्यान से देखे, ओनली दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस will pass through. Can you see this? So यहां पे से लाइट इंसिडेंट हुई जो हर दिशा में थी, एंड इसके थ्रू जाते हुए लाइट वेक्टर्स ओनली विच आर पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस विल इमर्ज आउट, बाकी विच आर परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस आर एब्सॉर्ब्ड। सो यहां पे कैन यू सी लाइट इज वाइब्रेटिंग ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन। कौन से टाइप की लाइट हुई है? प्लेन polarized light. Do you agree? So only those vectors, मैं यहां लिख देता हूं, only those vectors which are along the optic axis or parallel to the optic axis will pass through. The vectors perpendicular to the optic axis, will be absorbed. And this is the most crucial aspect. कि suppose मैं एक डायग्राम लेके आपको बता रहा हूं, let me show that to you. Just a moment, give me a moment. Okay, मैं रेडी हूं ये सब कुछ आपको लाइव दिखाने के लिए। ये मेरा टोरमलीन क्रिस्टल है, ये मेरी टोरमलीन प्लेट है, और आपके सामने ऑप्टिक एक्सिस नजर आ रही है आपको। ओके, अब आपकी तरफ से, एक्चुअली मैं इसको घुमा दूंगा थोड़ी देर में, एंड दिस इज माय अनपोलराइज लाइट। मैं फिलहाल सिर्फ 3 वेक्टर से काम चला रहा हूं मेरे पास हाथ 2 ही है और उंगलियां टोटल 10। ओके, और इस हाथ में सिर्फ 5 है, सो आई कैन नॉट होल्ड मोर पेन्स, बट ये जितनी पेन्स है दे आर शो, यू आर एबल टू सी द पेन्स एंड ऑल, यू आर एबल टू सी देम। ओके, आपकी तरफ से लेटेस्ट से ये अनपोलराइज लाइट आ रही है, यू कैन सी दैट दिस येलो पेंसिल is parallel to the optic axis, the red is perpendicular. Let me hold it nicely here. I used to hold it very nicely. सर तब है ना कोई और पकड़ता था ये बुक को, पर अब वो दिन नहीं रहे so it's like that. So सब कुछ मेरे को ही करना पड़ रहा है। So yellow pencil is parallel to the optic axis. क्या लगता है आपको, ये अभी फिलहाल आपको ओपेक दिख रहा है, बट एक्चुअली इट्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। ओके, तो जैसे आपकी तरफ से ये आया,
क्या लगता है आपको इन तीनों में से कौन सा सीधा पास हो जाएगा? येलो, येलो। सो येलो वाला पास हो गया, मैं इसके पीछे का बाद में दिखाऊं। येलो वाला सरसराट पास हो गया, फिर रेड वाले को डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू द रेड वन? Isn't the red one perpendicular to the optic axis? रेड वन परपेंडिकुलर है ना, दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये काला काला परपेंडिकुलर, ये ऑप्टिक एक्सिस है, भूलना मत इसको। Isn't this perpendicular? परपेंडिकुलर क्या वाला हो जाएगा? ऑब्जॉर्ब, ऑब्जॉर्ब हो गया, खीसे में डाल दिया हमने। अब बचा एक, सर येलो वाला पास हो गया, रेड वाला एब्जॉर्ब हो गया, आपका क्या होगा जनाबे आली? ये कालिया ना ही, ये ब्लैक पेन ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा इसका? कोई आइडिया? सर हमको मालूम है, पहली बार देख रहे सर। अरे भाई पहली बार देख रहे हो तो समझ में आया मुझे, बट आप सोचो ये तुम्हारा ऑप्टिक एक्सिस है सपोज, और ये तुम्हारा वो कालिया वेक्टर। Don't you, let us say it makes an angle of theta with the optic axis. आपको वेक्टर रेजोल्यूशन तो आता ही होगा। डू यू अग्री? मैं इसके दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं, वन cos थीटा, the other sin थीटा। So let me make them, I'll make them in red. This, let me call this E0. So this is E0 cos theta component and this is E0 sin थीटा कंपोनेंट। भाई आपने देखा मैंने एक ऑब्लिक वेक्टर को दो में डिवाइड कर दिया, वन पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, द अदर परपेंडिकुलर। कौन सा पास होगा, कौन सा ऑब्जॉर्ब हो जाएगा श्रीमान? परपेंडिकुलर पास। So E0 cos theta will pass through, E0 sin theta will get absorbed. So for such a vector making angle theta with optic axis, E0 cos theta component passes through while E0 sin theta component gets absorbed। और इस छोटी सी बात को ध्यान में रख के मैंने ये कंक्लूजन डिराइव कर लिया है कि मेरा कोई भी वेक्टर हो, चाहे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, कोई भी वेक्टर दो भाग में मैं डिवाइड कर पाऊंगा, पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल वाला पास हो जाएगा, परपेंडिकुलर वाला अब्सॉर्ब हो जाएगा, जेब में चला जाएगा। इज दिस अग्रीएबल? सो इस तरह का पूरा आइडिया है। डिड यू अंडरस्टैंड जो मैंने आपको दिखाया साथ में? यस सर, यस सर। कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। हाय हाय हाय, थोड़े और हाथ होते तो मजा आता। अरे गलत जा रहा है, गलत जा रहा है। सो सपोज कीजिए ये ऐसे आ रहा है, ऐसा, ये ऐसा है, ये येलो सीधा, रेड आड़ा है, मतलब रेड परपेंडिकुलर है और कालिया ऐसा ऑड है। तो ये ऐसा आ रहा है, तो यहां से ये सब निकल जाएंगे, सिर्फ येलो वाला बचेगा, बराबर। येलो वाले जैसे जो भी होंगे वो बचेंगे। सो दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट, टॉर्मलिन प्लेट ये कर देती है। मेरे को एक चीज जाननी है, एक छोटी इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज यहां से अनपोलराइज लाइट जो आई उसकी इंटेंसिटी थी I0। आपको यहां क्या लगता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी? इसी आइडिया से एक्सप्लेन होना जाना है। ओके, तो थोड़ा सा बीच में नेटवर्क इशू हो गया जी, और वी आर ऑल बैक ऑन नेटवर्क, ऑनलाइन हो गए वापस। मैंने जैसे आपको दिखाया था, ये मेरी टॉर्मलिन क्रिस्टल है, टॉर्मलिन प्लेट है, और मेरे पास तीन वेक्टर्स दिखा रहा हूं मैं, बहुत ही स्पेसिफिकली तीन लिए, वैसे तो बहुत सारे ले सकता हूं। ये येलो, ये रेड और ये वाला
ऑड, आड़ा। ओके, ये 3 आ रहे हैं। मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा कि इनका क्या होगा, आप मेरे को बताना क्या होगा। अच्छा, पहले येलो वाला, येलो वाले की बात करेंगे। ये आया येलो वाला, ये येलो वाला पास होगा या अब्सॉर्ब हो जाएगा? पास होगा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये आया रेड वाला, रेड वाला पास होगा कि अब्सॉर्ब होगा जी? ओ ठाकुर तो की हो। और ये वाला सपोज लेट अस से ऑन एन एवरेज 45 डिग्री बना रहा है, इसका क्या होगा? कंपोनेंट, मतलब आधा ऐसे आधा ऐसे, बराबर। ये एक पूरा ऐसा है तो आधा ऐसे आधा ऐसे, क्योंकि 45 बना रहा था तो आधा ऐसे आधा ऐसे। ये वाले आधे का क्या होगा? अब्सॉर्ब। और ये वाले आधे का क्या होगा? पास। मतलब हिसाब किताब में अगर आई एम श्योर आप लोग सही हैं तो 3 आ रहे थे, 3 इंसिडेंट हो रहे थे, 3 पास कितने हुए? 1.5। हिसाब किताब, ये पूरा पास हुआ, ये 1, ये मर गया, ये 0, और ये आधा आधा हुआ ना, आधा तेरा आधा मेरा, तो ये आधा गया ना, तो कितने आए? 1.5। मतलब इंसिडेंट हुए 3 और बाहर निकले हाफ, 1.5। डू यू अग्री? आधा इंटेंसिटी हो गया। इज दिस अग्रीएबल? इज दिस एब्सोल्यूटली अग्रीएबल? कि हाँ बरोबर है, क्योंकि ये जो आए सपोज 10 आए होंगे तो उसमें से 5 पास हुए और 5 मर गए, क्योंकि पैरेलल वाले पास होते हैं, परपेंडिकुलर वाले मर जाते हैं, तो यू कैन ऑलवेज डिवाइड देम इनटू पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो 10 में से 5 पास होंगे, 5 एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो isn't this half of the original? Thus the intensity here will become IO by 2. This is a very important point. So if the incident intensity is IO, the resultant intensity after passing through the tourmaline plate will become half, will become IO by 2. अच्छा, नाउ आपको अंदाजा आ रहा है किस तरह पास हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा है करके। अब गब्बर सिंह जैसा करेंगे। सर गब्बर सिंह मतलब? गब्बर सिंह ने क्या किया था याद? वो बंदूक में 6 गोलियां थी और उसको पता चला कि 6 गोलियां और आदमी 3 तो बहुत नाइंसाफी है, तो उसने क्या किया? 3 गोली फायर कर दी। फिर उसने वो 3 गोली बची थी उसको क्या किया? अब हम इसको घुमाएंगे, तो हम भी इसको घुमाएंगे। आओ आपके साथ घुमाएंगे, चलो मिलके। ओके, ये वही आ रहे हैं तीनों। सर अजीब अजीब डायरेक्शन है। अरे बस समझ में आ रहा है ना आपको? ये आया। अच्छा, मैं थोड़ा लैटरल कर देता हूं ताकि आपको अंदाजा बैठे। आपको दिखाई दे रहा है ना बरोबर? ओके, ये ऐसा ही है। ये ऐसा आया इंसिडेंट, एंड यहां से डू यू एग्री? आई लव द पेन्स। सिर्फ ये दिशा में निकला। ओके, अब मैं पीछे से दिखा देता हूं आपको। कैन यू सी दिस पेंसिल अबव दिस? सो आपको अंदाजा है कि फाइनल जो लाइट वेक्टर्स निकले, दे आर ऑल पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस। ये ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल है। ओके, नाउ सपोज यहां से आपकी तरफ से कंटिन्यूअसली अनपोलराइज्ड लाइट आए ही जा रही है, सप्लाई चालू है, और हम इसको अब यूं घुमाते हैं। व्हाट डू यू थिंक यहां पे मेरी तरफ रिजल्टेंट पैटर्न में क्या चेंज होगा? ये वाला ऐसा था, वो कैसा हो जाएगा? इज दिस अग्रीएबल? पहले ऐसा था तो ऐसा आ रहा था, और कंटिन्यूअसली आपकी तरफ से अनपोलराइज्ड लाइट इज कमिंग, तो ये ऐसा है, और मैंने अब इसको घुमाया तो लुकिंग एट दिस ये भी घूम गया। मैंने और घुमाया, ये और घूम गया। अच्छा, मैं जैसे घुमाता हूं वैसे ये भी घूमता है, इंडिकेटिंग कि लाइट वेक्टर्स विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस, बाहर आने वाले। बट आई एम कंसर्न्ड विथ इंटेंसिटी। आपकी तरफ से तो आयो आ रही है, और जब ऐसा था तो यहां पे था आयो बाई 2। अब जब हमने इसको घुमा दिया ऐसा, ये वेक्टर घूम गया, क्या यहां की इंटेंसिटी चेंज होगी या वही रहेगी?
वही रहेगी, क्योंकि इस तरफ से जो अनपोलराइज लाइट आ रही है उसके वेक्टर्स चारों दिशा में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो आप इस ऐसा रखो या ऐसा रखो, हमेशा सपोज 10 वेक्टर आ रहे हैं तो 5 पैरेलल और 5 परपेंडिकुलर में डिवाइड हो ही जाएंगे। Thus, even if you rotate this Polaroid, you know it is also called Polaroid. जो चीजें polarized light देती है, we call them Polaroids. So even if you rotate this Polaroid, you will notice that the inclination of the vector changes. Polarized light का angle change होता है, but the intensity remains same. बरोबर, आप चाहे इसको कैसे भी रोटेट कर लो, इसका एंगल भी रोटेट होगा, बट इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी? सेम. डू यू अंडरस्टैंड दिस? इज दिस मेकिंग सेंस? ओके, मैंने डायग्रामेटिकली और पेन वेन लेके समझा तो कुछ समझ में आया आपको कि इल्ला सर इल्ला है, ये कुछ पेज में घुस नहीं रहा है। किसी को अगर नहीं घुस रहा है तो मेरे को पूछे, वो मैं फिर से पेन वगैरह लेके शुरू हो जाऊंगा। है कोई वहां पे जिसको समझ में नहीं आ रहा है? एनीबॉडी कि इट इज अग्रीएबल? लेडीज आर देयर? Yes, sir. वेरी गुड. ओके, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन. सो ये आयो है इंसिडेंट, ये रिजल्टेंट है आयो बाई 2. तुम चाहे इसको कैसे भी घुमा लो, इसके एंगल चेंज होंगे बट द फाइनल इंटेंसिटी विल रिमेन सेम. दिस इज ड्यू टू वन पोलरॉइड. अब हम दो लगाएंगे. अरे बाप रे सर, आप तो बहुत डेंजर आदमी हो. सो मैं यहां लिख देता हूं ऑन रोटेटिंग, क्योंकि हमने क्या रिजल्ट निकाला वो लिखना जरूरी है. ऑन रोटेटिंग द टूरमलीन प्लेट, the orientation of light, resultant light changes. मतलब एंगल चेंज जाएगा, changes, but intensity, this is the most important point, remains unchanged. It remains same. Okay, so keep this in mind while we do the other idea. For that I'm going to have to take the entire board. Just have a look. We are good? Okay. And अब जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें दो टूरमलीन प्लेट लगाया है, पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह मैं करता हूं. किसी दिन अगर टूरमलीन क्रिस्टल हाथ में आ गया तो उसको भी लेके यूज कर लेंगे. अच्छा, इस टॉपिक का नाम है मैलिसिस लॉ. मालूज लॉ नहीं है, मालू नहीं है, वो एस के बाद अपोस्ट्रोफी है. सो मैलिसिस लॉ. एंड मैलिसिस लॉ में वो यूज करने वाले हैं दो टूरमलीन प्लेट्स. ध्यान से देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. दिस इज प्लेट 1, ये है उसका ऑप्टिक एक्सिस, ये है प्लेट 2. बहुत ही ज्यादा नजदीक हो गई तो हम देंगे ये दूरियां, अरे कितना गंदा डायग्राम बना दिया सर, दूरियों की वजह से गंदा हो गया यार. ओके, फिलहाल जो है सो है. दिस इज प्लेट 2, ये है उसका ऑप्टिक एक्सिस. अच्छा सर, क्या सीन सपाटा है? भाई सीन सपाटा एज यूजुअल, मिशन टेम्पलेट सेम एज बिफोर. ये हमारा, ये किसका सिंबल है भाई साहब? अरे आज चाहिए था मुझे, अनपोलराइज लाइट का सिंबल है. आप लोग हो कि फिर से ऑफलाइन हो गए? ये मुझे हमेशा डर लगा रहता है. चलो अच्छा, जान के बड़ी घनी खुशी हुई, पर बीच में बोल भी लिया करो, पता चले कोई है सुन रहा है. ये अनपोलराइज लाइट का सिंबल है. अनपोलराइज लाइट आई, आप वाकिफ है इस बात से, और यहां पे कैसी आएगी? वाह 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 वाह. ये है तुम्हारी प्लेन पोलराइज
लाइट। भाई ये जलवा तो हमने लास्ट टॉपिक में देख लिया कि लाइट वेक्टर्स ओनली इन दोज डायरेक्शंस विच आर पैरेलल टू दी ऑप्टिक एक्सिस आएंगे। ओके सर, अब सर दो दो लगाने वाले हो, अब ये दूसरा भी लगा दिया। जी जी जी, आपके सामने दो दो लेके हाजिर होता हूं, पेश खिदमत है दो दो। क्या? ऑप्टिक एक्सिस मतलब टॉर्मलिन प्लेट, ये पहली ये दूसरी। अच्छा भाई साहब, आपकी तरफ से टॉर्मलिन सॉरी अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, आपकी तरफ से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। एंड मैं फिलहाल एक रख के आपसे बात करूंगा। सपोज अनपोलराइज्ड लाइट आई और यहां से क्या पास होगा? ओनली दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल ना। तो ये तीन वेक्टर सपोज दिख रहे हैं आपको, ये तीनों वेक्टर, अरे साइड में होला है, साइड में होला है, जाड़ी वाली ओके। तो ये तीनों वेक्टर्स निकल रहे हैं। कैन यू सी दे आर पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस? ओके, अब यहां से दे आर बीइंग इंसिडेंट ऑन द सेकंड प्लेट। ये पेंसिल इतना हिल हिला रही है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ इसको पकड़ नहीं पा रहे बरोबर से। अरे अब ये ठीक है, तीनों कम वक्त। ओके, क्योंकि एक जाड़ी एक पतली है तो ये हिल हिला रहा है। ओके, ये आया, पहली प्लेट यहां थी, यहां से तीनों निकल गए और अब यहां आएंगे। अब मेरे से आप बताओ, आप सोच कर बताओ, ये तीन इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहे हैं, यहां से बाहर कितने निकलेंगे? सारी। सारी की सारी? Yes, sir. आर यू श्योर? आर यू श्योर? Why are you sure? Parallels. Because all three are parallel to the optic axis. As a result, तीनों तीन बाहर निकल जाएंगी। Wow, we are so happy, sir. अभी हैप्पीनेस खत्म करता हूं। ये वाला तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा बराबर। सपोज ये ऐसा ही रखा मैंने, अब इस वाले को हम घुमाएंगे। सपोज ये ऐसा है ना, अब सपोज मैंने ऐसा घुमा दिया इसको, बताओ अब क्या होगा? बैरी बलम सच बोल रही, अब क्या होगा? कितना पास होगा? Absorb हो जाएगी, सारी absorb हो जाएगी। अरे पर मैं तो यहां खड़ा हूं, मेरी जगह पे आके बताओ यहां पे मुझे फाइनल रिजल्टेंट क्या मिलेगा? ये तो कुछ नहीं आएगा। ओ यार, ये तो बड़ी गलत बात नहीं है। पहले मेरे को यहां खड़ा किया आप लोगों ने, ये तीनों आई और तीनों मेरे पास आ गई। हाँ, वो सो हैप्पी, फुल इंटेंसिटी आ गई। अब तुमने इसको घुमा दिया और अब तुम कह रहे हो कुछ नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ऑल दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। तो यहां मैं खड़ा हूं, मेरे को यहां पे से कोई पैटर्न दिखेगा? कुछ नहीं। यहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। और सपोज ऐसा था, यहां इंटेंसिटी क्या है? फुल। तो जैसे ही तुम घुमाने लगते हो ना, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम 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 कम, जीरो। अंदाजा है? फिर जैसे वापस घुमाने लगते हो, बढ़ते 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 ऐसी हो जाती है। डू यू एग्री? फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। यू अंडरस्टैंड? फिर वापस घटते 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 जीरो, बढ़ते 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 मैक्सिमम। सो इफ यू रोटेट दिस प्लेट, यहां पे फाइनल इंटेंसिटी घट बढ़ करेगी। व्हाट इज घट बढ़? बढ़ना, फिर कम हो जाना, जीरो हो जाना, फिर से धीरे 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 बढ़ना, मैक्सिमम हो जाना, फिर से धीरे 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 घटना, जीरो हो जाना। सो पूरे एक रेवोल्यूशन में 2 बार मैक्सिमम होगा, 2 बार जीरो होगा। सो यहां पे तुमको याद है पहले टॉपिक में तुम इसको घुमाते थे, यहां का ओरिएंटेशन चेंज होता था, बट यहां की इंटेंसिटी क्या रहती थी? सेम। इंटेंसिटी चेंज नहीं होती थी। पर अब यहां पे तुम इसको घुमाओगे ना, यहां फाइनल इंटेंसिटी विल चेंज। सो फाइनल इंटेंसिटी, सपोज तुमने ये तो ऐसा रखा है, सपोज मैं ऐसा रखूं, ऐसा रखा था तो तीनों तीन आ रहे थे, तो अब ऐसा रखूं, जरा बताओ क्या मिलेगा? ये ऑप्टिक एक्सिस है, क्या मिलेगा यहां पे? जीरो है ना, जीरो मिलेगा, बिकॉज ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। ऑन द अदर हैंड
अगर मैं ऐसा रखूं विच इज नॉट पैरेलल, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, यू अग्री, इसमें से कुछ पार्ट निकल के आएगा इस बार। इज दिस अग्रीएबल? Yes, sir. एंड 3 नहीं आएंगे, शायद 2 आएंगे, 1.5 आएंगे, वॉट एवर बी द केस, बट द इंटेंसिटी ऑन दिस साइड विल कीप ऑन चेंजिंग। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कि अगर तुम प्लेन पोलराइज लाइट के सामने कोई टॉर्मलिन प्लेट लगाते हो और उसको घुमाते हो तो यहां पे रिजल्टेंट लाइट की इंटेंसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। एंड नॉट ओनली दैट, अच्छा इफ इनिशियल, ये यहां की बात कर रहा हूं, इनिशियल इंटेंसिटी इज आयो एंड थीटा इज द एंगल between the optic axis of both plates, then भाई सबसे पहले कौन सा वाला पास होगा, E0 cos थीटा वाला पास होगा या E0 sin थीटा वाला पास होगा? वेरी गुड। फाइनल इंटेंसिटी I is proportional to E0 cos theta the whole square, because intensity proportional to the square of the amplitude, so this is proportional to EO square cos square theta, this is I. Also initial intensity IO proportional to EO square, so comparing 1 and 2, ये EO square की जगह IO लाओ तो dividing 1 and 2 या comparing 1 and 2 या equating 1 and 2, फाइनल इक्वेशन मिला है मुझे, I is IO cos square theta. Equation 3 is called Malus's law. Here I is the final intensity, ये वाला, and IO is the initial intensity. भाई initial intensity ये मत समझ बैठना, initial मतलब incident intensity, I मतलब final intensity, and theta is the angle between the both the polaroids. Alright, so this is called Malus's law. Alright, just have a look. हमारे पास 2 छोटे टॉपिक हैं, ये Malus's law था, एंड अब मैं जा रहा हूं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। नियरली अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक बट स्टिल है तो है, अपने को करना पड़ता है, अपने करेंगे उसको। सीवी यू नो सीवी रमन, नहीं जेसी बोस आई थिंक, या सीवी रमन, आई डोंट रिमेंबर। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब अच्छा, व्हाट डज दिस मीन? ये सन है एंड सन की लाइट एयर के मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है। सपोज ये मॉलिक्यूल है, सन में से जो लाइट निकल रही है, रिमेंबर दैट इज ऑल्सो अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड सब दिशा में है, हम दिखाने के लिए इसको इस तरह दिखाते हैं, ये ऐसा और यहां पे बीच में डॉट। ये अनपोलराइज्ड लाइट का दूसरा सिंबल है कि यो यो भी है और अंदर बाहर भी है। ओके, ये अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है। और जब ये इस पे पड़ेगी तो कुछ कंपोनेंट्स जो है ना, जो ये पैरेलल वाले कंपोनेंट्स है वो सीधे निकल जाएंगे, और ये जो गोल वाले कंपोनेंट्स है विच इंडिकेट अंदर बाहर वो इस तरफ आएंगे। और सपोज तुम यहां से देख रहे हो, ये तुम हो, ये तुम्हारी आंखें हैं, तो यू विल सी नॉट टोटल सनलाइट बट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट। This is plane polarized light. तो कभी कभी, और ये पॉसिबल तभी है जब आप सन के रे से 90 डिग्री के एंगल पे हो। तो सपोज ये गैस मॉलिक्यूल है या कुछ भी है, गैस मॉलिक्यूल है, तो जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो कुछ भाग सीधा चला जाता है, जो पैरेलल वाला भाग है सीधा चला जाएगा, और जो परपेंडिकुलर वाला भाग है वो आपकी आंख में आएगा। आपकी आंख दिख रही है ना आपको,
हाँ ओके, ये ऐसे देख रहे हो आप, अच्छा। तो दिस इज व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट। सन के लाइट की इंटेंसिटी चेंज होते रहना, ये तभी पॉसिबल है जब लाइट को कोई गैस मॉलिक्यूल स्कैटर करे तो उसमें से पैरेलल वाला पार्ट कहीं और चला जाए और एक परपेंडिकुलर वाला पार्ट, सो सम पार्ट ऑफ द लाइट विल कम इनटू योर आईज, बट दिस पॉसिबल ओनली इफ sun is giving light at an angle of 90 degrees to you. So this is the idea of polarization by scattering. Just have a look. And lastly, we are looking at polarization by reflection. Okay, polarization by reflection करना है अपने को. Okay. Last item, which is also called Brewster's law. And इस आइडिया पे एज आई सेड सीवी रामन ने काफी काम किया, एंड स्कैटरिंग बाय पोलराइजेशन, सॉरी पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग की वजह से आई थिंक 1930 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. सो दिस इज द आइडिया ऑफ पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. क्या सिर्फ टोरमलिन क्रिस्टल से ही पोलराइजेशन होता है, या निकोल प्रिज्म से ही होता है, या स्कैटरिंग से ही होता है? मुझे साधारण ग्लास स्लैब मिला हो, क्या मैं उससे पोलराइजेशन कर सकता हूं? द आंसर इज हाँ, हाँ, हाँ. सो दिस इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. सर क्या अर्थ है इस चीज का? ओके, सबसे पहले अर्थ को जान लेते हैं. ओके, सो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, सर क्या मतलब है इसका? ओके, लुक हियर, लुक एट द डायग्राम. दिस इज अ स्टैंडर्ड ग्लास स्लैब एंड मैंने उसके ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट एट वन फेस इंसिडेंट करी. नाउ यू एवरीबॉडी नो, इसमें से कुछ भाग रिफ्लेक्ट होगा, कुछ भाग रिफ्रैक्ट होगा. यू विल सी दैट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट ये कंपोनेंट्स हैं विच आर परपेंडिकुलर, अंदर बाहर कर रहे हैं, एंड साथ साथ में थोड़े बहुत पैरेलल कंपोनेंट्स भी हैं. सो अकेले ये कंपोनेंट्स नहीं है, इसमें कुछ पैरेलल भी है. रिफ्रैक्टेड लाइट में पैरेलल ज्यादा है बट साथ साथ में थोड़े परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी है. सो कोई भी लाइट प्लेन पोलराइज नहीं है. एक लाइट में दूसरे टाइप के कंपोनेंट्स भी है, तो यू नो नोबडी इज प्लेन पोलराइज्ड. ब्रूस्टर ने ये नोटिस किया कि ये एंगल जो है नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट एंगल चेंज करने से यहां पे कुछ हलचल नजर आई एट वन पर्टिकुलर एंगल कॉल्ड आईबी. इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ब्रूस्टर एंगल. क्या नोटिस किया? पहली बात तो यह नोटिस करी कि रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट में एंगल 90 हो गया. एंड दूसरी बात यह नोटिस करी कि रिफ्लेक्टेड लाइट में से ये जो पैरेलल कंपोनेंट्स है ना वो सब निकल गए. रिफ्लेक्टेड लाइट में सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रहे. हाँ, रिफ्रैक्टेड में दोनों थे बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. बट इन शॉर्ट, reflected light became plane polarized light because अब reflected light में सिर्फ एक तरह के components है which are vibrating inside outside according to you. So reflected light became plane polarized. wow, तो simple glass slab से भी हमने polarization किया. अच्छा, ये IB है, do you agree? ये भी IB होगा and ये होगा R. From the figure, do you agree? IB plus 90 plus R, isn't it equal to 180? तो ये 180 minus 90 हो गया 90. तो how much is R? Isn't it 90 minus IB? Equation number 1. Now by Snell's law, Snell's law हर जगह, यहां का लेटर से N1 है, यहां का लेटर से N2 है. So N1 sin theta 1 is N2 sin theta 2. सपोज ये एयर है तो 1 sin IB, और इसका लेटर से N है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो N sin R. भाई हाउ मच इज
R, isn't it 90 minus IB? And sine 90 minus theta, isn't it cos theta? So, ladies and gentlemen, N is sine IB by cos IB, and sine by cos is what? Thanks for not saying tan. So N is tan IB. This equation is called Brewster's law, and IB is the angle of polarization. And actually N बोलना है या N21 बोलना है वो आपके ऊपर है. You know, you can also call it N21, N2 by N1, doesn't matter. ये तो ठीक है, मैंने एयर में अज्यूम किया इसको तो मैंने N लिखा. अगर किसी और मीडियम में होता तो you can call it N21 also, N2 by N1. This is what is Brewster law, जिसके ऊपर से हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, एज आई सेड, पोलराइजेशन का काम क्या है? पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. अगर लाइट लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती तो तुम ऐसे रखो जैसे भी रखो सब पास हो जाता. सो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि तुम किस तरह ऑप्टिकल एक्सिस रखते हो. सो इट प्रूव्स दैट लाइट इज अ transverse wave. Secondly, it is used in laptop screens. It is used in your shades, your watches, your goggles, and many other things. Calculator screens. बहुत सारी चीजों में इन पोलरॉइड्स का इस्तेमाल होता है जो लाइट की इंटेंसिटी को घटाने का काम करते हैं, ग्लेयर को घटाने का काम करते हैं. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ पोलराइजेशन. आई हैव एन इलस्ट्रेशन इन माइंड. द इलस्ट्रेशन इज नंबर 10.9. You can look at it, page 381. Are we there? Let me just take this off. Page 381. So you can look at illustration number 9. It's right here. What does it say? It says unpolarized light is incident on a plain glass surface. What should be, it's a very small illustration, what should be the angle of incidence? So I क्या होना चाहिए so that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. भाई reflected and refracted rays perpendicular तभी होते हैं जब angle of incidence is IB. and उन्होंने अपने को कुछ दिया नहीं है, ग्लास है तो ग्लास का n है 1.5. and I think everyone knows by Brewster's law, according to Brewster's law, ये बहुत ज्यादा छोटा इलस्ट्रेशन था. N is equal to tan IB. So 1.5 is tan IB, which gives me IB is tan inverse 1.5. tan inverse 1.5 करीबन 57 है शायद. Is anyone checking? So IB is करीबन 57. Are you looking at it? Is anyone looking at the log table? Doesn't matter. You don't want to look at the log table, no problem. अच्छा, मैं 10.5 न्यूमेरिकल कर रहा हूँ. भाई 10.8 सेम इसी का आइडिया है. न्यूमेरिकल 10.8 सेम, इलस्ट्रेशन 10.9 जैसा. 10.10 तो हमने किया. हमारे न्यूमेरिकल्स एक्चुअली खत्म हो गए हैं. एक आध बचा होगा शायद. ओके, इलस्ट्रेशन एक बचा है. हाउ मच टाइम डू वी हैव सम टाइम? वी हैव सम टाइम. आई एम लुकिंग एट इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल 10.5. न्यूमेरिकल 10.5 जरा देखें. What is numerical 10.5? Numerical 10.5 states that in Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, intensity of light at a point of the screen where part difference is lambda is k units. अच्छा, दो केसेस है. What is the intensity of light at a point where the part difference is lambda by 3? सर इतना फास्ट बोल गए आप. अच्छा, पहले केस में इंटेंसिटी क्या है? k एंड पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्बडा. भाई आई एम गोइंग टू यूज द आइडिया फॉर कोहेरेंट सोर्सेज. intensity, I hope you remember, I is 4I0 cos square phi by 2. You know, phi was phase difference
and 5 was 2 pi by lambda into delta x. 2 pi by lambda into delta x by 2. So 2 कट गया. What are you left with? Cos square pi by lambda into delta x. This is going to be my standard expression. For case 1, I1, you know, I1 is k. This is I1 and delta x1 is lambda. So 4 IO cos square pi by lambda into how much is delta x? It's again lambda. Oh wow, lambda cut. What is cos pi? -1. -1 का square is 1 and I1 कितना है k? तो k is 4 IO. This is my equation number 1. And for case 2, intensity find करनी है and your path difference is lambda by 3. Am I correct or am I correct? Am I correct? I am correct. So I2 is 4 IO cos square pi by lambda into how much is delta x this time? Lambda by 3. Oh, lambda cut. Cos pi by 3. Pi by 3 is how much? 60. And cos 60 is half. Half का square. But don't tell me 1 by 4. Hey, but 4 IO क्या है? K. So I2 is k by 4. Is anyone checking the answer? Is that the right answer? Yes, sir. Okay, online या offline या what? Okay, I think we will sign off for the day. अपना सब कुछ खत्म हो गया. एक illustration बचा था, illustration 10.8. शायद उसको अब नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट. इलस्ट्रेशन 10.8 बाकी है एंड एक आध इधर उधर का न्यूमेरिकल बाकी होगा. सो आई थिंक विल चेक देम आउट नेक्स्ट टाइम. एक आध दो ही बचा है, बाकी लेक्चर खत्म हो गया, बाकी चैप्टर खत्म हो गया. सो वो एक आध दो इलस्ट्रेशन के साथ खत्म करके आई थिंक देन वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 11 विच इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. बस वहां तक काम करते रहिए, सेफ रहिए, and I'll see you next time. All right, take care, bye bye.